हेलो पॉम्पेट फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या क्या सिलेबस है, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं एंड डिटेल सिलेबस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। सो आज के वीडियो में हम फर्स्ट लेक्चर करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देखेंगे क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड क्या क्या टॉपिक्स आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कितने टाइप की कॉस्ट होती है। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने सेमेस्टर फिफ्थ अपना स्टार्ट किया है देन कॉस्ट अकाउंटिंग आपका एक सब्जेक्ट जरूर होगा। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, किस तरीके से थ्योरी को करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। एंड जो भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसके एमसीक्यू क्वेश्चन, फिलअप क्वेश्चंस, वो सारे यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारे सबसे पहले डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर ऑल कॉस्ट इनकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग? किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सारी कॉस्ट इनकर्ड होती है, सारी कॉस्ट लगती है, उसकी जो अकाउंटिंग करते हैं उसके प्रोसेस को बोलते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग। इट इज अ प्रोसेस विच बिगिन विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पीरियडिकल अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। जो हमारा प्रोसेस है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो कहाँ से स्टार्ट होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो रिकॉर्डिंग होती है, जितने भी इनकम हुए, जितने भी एक्सपेंडिचर हुए, उनका रिकॉर्ड करना। एंड कहाँ पर होती है, खत्म कहाँ पर होती है? प्रिपरेशन ऑफ पीरियडिकल अकाउंट्स पर। जहां पर पीरियडिकल अकाउंट्स और स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड होती है। अकॉर्डिंग टू द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट CIMA के द्वारा यहाँ पर आपको डेफिनेशन गिवन है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, processes, activities or product and analysis of variance, profitability और the social use of fund। यहाँ पर क्या बोला है कि CIMA के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, क्या बोला गया है कि बजट को स्टैब्लिश करना, बजट को बनाना, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है और जो भी प्रोसेस उसमें लग रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज है या जो भी प्रोडक्ट उसमें लग रहे हैं, और वेरिएंस का एनालिसिस करना, जो भी वेरिएंस वहां पर है उनका एनालिसिस करना, प्रॉफिटेबिलिटी और जो भी सोशल यूज हो रहा है फंड्स का, वो सारी चीजें आती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग कॉस्ट इनकर्ड बिहाइंड रॉ मटेरियल, expense incurred in conversion of raw material into finished goods by usage of labor, and all cost incurred in overhead right from start of manufacturing up to the time of goods are sold। so यहाँ पर क्या बोला है कि जो मैनेजमेंट होता है वो भी इंटरेस्टेड होता है ये चीज जानने के लिए कि जो पूरा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, उसमें जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसको जानने के लिए मैनेजमेंट भी इंटरेस्टेड होता है। क्यों इंटरेस्टेड होता है, कैसे निकलती है वो कॉस्ट? सो वो पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखो हमारा रॉ मटेरियल होता है सबसे पहले, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज होता है एंड देन रॉ मटेरियल परचेज होने के बाद क्या होता है, वो प्रोसेस में जाता है। अब प्रोसेस का मतलब यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होता है, लेबर कॉस्ट लगती है, मशीन्स की खर्चा होता है। सो वहां पर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद सेल होती है, ठीक है, सेल एक तो कैश सेल हो जाएगी, एक क्रेडिट सेल हो जाएगी। कैश सेल होती है देन वहां पर अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा, बट अगर क्रेडिट सेल होती है देन उससे वहां पर क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल या फिर डेटर्स रेज होते हैं, ठीक है, डेटर्स रेज होते हैं, उसके बाद अमाउंट उससे रियलाइज होता है। सो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें जो कॉस्ट लग रही है सारी, वो मैनेजमेंट को जाननी होती है। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में जब कन्वर्ट होता है, फिनिश गुड से जब तक एट द टाइम ऑफ सेल, जब सेल हो जाती है गुड्स, तब तक की जो सारी कॉस्ट लगी है, उसमें बहुत तरीके की कॉस्ट होती है। सो वो सारी कॉस्ट टोटल मिला के जो आती है वो टोटल कॉस्ट हो जाती है। सो वो मैनेजमेंट के लिए जानना जरूरी होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली? द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर
एक्चुअल और नोशनल, इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। देखो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट एक्चुअली है क्या। कॉस्ट का हम कह सकते हैं कि कॉस्ट जो है वो एक तरीके का एक्सपेंडिचर है। जो भी एक्सपेंडिचर का अमाउंट होता है, खर्चे का अमाउंट होता है, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो नोशनल हो, ठीक है। सो वो क्या चीज कहलाती है, वो कहलाती है कॉस्ट। जैसे मान लो अगर आप यहाँ पर पेन बनाना चाहते हो, ठीक है, पेन का प्रोडक्शन करना चाहते हो, सो पेन का प्रोडक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है जो जो सामान उस प्रोडक्ट में लगने वाला है, ठीक है। सो रॉ मटेरियल में आपका आ जाएगा प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक आ जाएगा, इंक आ जाएगा, ठीक है, एंड इसके अलावा आपका निब आ जाएगा, ठीक है। जो जो चीजें उसमें लग रही है वो आपका रॉ मटेरियल हो गया। अब आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, जितने का खरीदा वो आपका खर्चा हुआ, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदने के बाद आप क्या करोगे, वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होगा, लेबर लगेगी, मशीनरी लगेगी, उन सारी चीजों का खर्चा होगा, ठीक है। उसके बाद कहीं जाके फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगा। अब फिनिश प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर कि आपका पेन बनके तैयार होगा, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। उसके बाद वो सेल होगी। सो यहाँ से लेके रॉ मटेरियल से लेके जब तक वो बना तब तक जो सारे खर्चे उसमें लगे हैं, वो सारे खर्चे का टोटल करके उसका जो अमाउंट निकल के आएगा वो हमारी कहलाती है कॉस्ट। समझ में आ गया। किसी भी चीज का, किसी भी स्पेसिफाइड थिंग का या किसी भी एक्टिविटी को बनाने के लिए उसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, उस अमाउंट को हम बोलते हैं कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं एंड उन रिसोर्सेज का जो अमाउंट होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। जैसे यहाँ पर हमने बोला कि प्लास्टिक और इंक लगानी पड़ी, ठीक है। अब प्लास्टिक और इंक की जो हमने कॉस्ट पे की है उसी को तो हम लगाएंगे इसमें, एंड वर्क इन प्रोग्रेस में जो लेबर को पे किया है, मशीनरी जितने की आई है, वो कॉस्ट हम लगाएंगे, ठीक है। सो ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं जो यूज हो रहे हैं, तो रिसोर्सेज का अमाउंट जो है वही एक्चुअली कॉस्ट होता है, ठीक है। The concept of cost consists of ascertaining total cost and also cost per unit। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कॉस्ट का, एक तो आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल का मतलब कि आपने जितने भी यूनिट्स बनाए उनकी टोटल कॉस्ट क्या निकल के आई, और आपको ये भी निकालना है कि जो पर यूनिट कॉस्ट निकली, पर यूनिट कॉस्ट मतलब कि कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी बिजनेस यूनिट है, वहां पर ऐसा तो नहीं है एक या दो यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। सो अगर मान लो यहाँ पर आपके 50,000 पेन्स बन रहे हैं, ठीक है, 50,000 पेन्स बन रहे हैं, तो आपने टोटल कॉस्ट निकाल दी कि 50,000 पेन्स की कॉस्ट कितनी आएगी। बट अब यहाँ पर आपको एक पेन की कॉस्ट भी निकालनी जरूरी है कि एक पेन की कॉस्ट यहाँ पर निकल के कितनी आएगी, वो हो जाएगी कॉस्ट पर यूनिट। हाउएवर अराइविंग एट एन एग्जैक्ट टोटल और पर यूनिट कॉस्ट इज वेरी डिफिकल्ट एंड एट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब एक चीज की कॉस्ट निकालना या एग्जैक्ट टोटल कॉस्ट निकालना ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें लगी हैं, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, वो सारा निकालना पड़ेगा। एंड वो प्रोसेस जो होता है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब जब आप कैलकुलेट करोगे सारा शुरू से लेके एंड तक कि भाई जब से स्टार्ट किया रॉ मटेरियल खरीदा तब से फिनिश गुड जहां तक बना उस समय टोटल कॉस्ट कितनी लगी, फिर टोटल कॉस्ट निकल के आएगी, यूनिट कितनी बनी इसमें, तो यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब उस चीज में जो पूरा प्रोसेस ये स्टार्ट होगा एंड एंड होगा, उस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। By the time an exact cost is arrived at, the very purpose of finding the cost will lose all its value। यहाँ पर बोला है कि जिस टाइम भी वो कॉस्ट अराइव होती है, एग्जैक्ट कॉस्ट निकल के आ गई कि इतनी कॉस्ट लगी है, बट उसका पर्पस जो था कॉस्ट को फाइंड करने का, तब तक उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि जिस चीज के लिए उसको ढूंढा जा रहा था, उसको निकाला जा रहा था, वो चीज ही खत्म हो जाती है, ठीक है। हैंस कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट रेदर देन एग्जैक्ट कॉस्ट। इसीलिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमारी एस्टिमेट पर चलती है कि इतना हम मान के चलते हैं कि इतनी एवरेज कॉस्ट आई होगी, ठीक है, बल्कि उसमें ये नहीं लगाते कि एग्जैक्ट कॉस्ट हमें निकालनी है। जैसे मान लो 50,000 पेन यहाँ पर अगर बनाए हैं, सो उसकी एकदम एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि एग्जैक्ट कॉस्ट निकालने में उसका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, एंड जब उसमें टाइम लगेगा तो उसका फिर सेल भी लेट हो जाएगा, ठीक है, और बहुत सारी चीजें डिले हो जाएंगी उसमें। सो यहाँ पर क्या
मान लेते हैं कि जो भी कॉस्ट है उसका एक एस्टिमेट बना लेते हैं कि भाई इतना अप्रोक्स कॉस्ट आया होगा, उसको एग्जैक्ट नहीं निकालते हैं। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट समझ में आ गई क्या होती है, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका जो भी एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है वो, एंड वो कभी भी एग्जैक्ट निकल के नहीं आती। अगर आपको एग्जैक्ट निकालनी है देन उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, किस लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। सो फर्स्ट वन इज असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग जो की जाती है, सबसे पहली बात तो यही है कि कॉस्ट को असरटेन करने के लिए की जाती है, कॉस्ट को निकालने के लिए की जाती है, ठीक है, कि कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, देन उसकी कॉस्ट क्या निकल के आ रही है। देन सेकंड वन इज डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जो कॉस्ट निकालते हैं वो किस लिए निकालते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए। अब भाई मान लो कि आपने जो है वो पेन बनाया, पेन बनाने में आपकी कॉस्ट जो है वो लगी 5 रुपीज, ठीक है, 5 रुपीज पेन लगी। जब तक आप ये निकालोगे नहीं कि हमारी कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज लगी है, तब तक आप उसका सेल प्राइस कैसे करके डिसाइड करोगे, ठीक है। जब आप ये निकाल लोगे कि हमारी कॉस्ट अगर 5 रुपए लगी है तो इस पे हमें 1 रुपए का मार्जिन लेना है, एंड देन हमें प्राइस, अपना सेलिंग प्राइस जो है वो कितना सेट करना है, 6 रुपीज सेट करना है, तभी तो हमें 5 रुपए की कॉस्ट लगी है वो निकल के आएगी और 1 रुपए का मार्जिन निकल के आएगा। तो अगर आपको सेल प्राइस निकालनी है तो सेल प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, कॉस्ट जाननी पड़ेगी किसी भी प्रोडक्ट की। सो कॉस्ट निकल के आ गई, देन उस हिसाब से सेलिंग प्राइस उसके डिसाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को कंट्रोल करना जरूरी है, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ही कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का यहाँ क्या मतलब है, सो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है कि पहले तो आपको कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है कि कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है। अब उस कॉस्ट में अगर कोई चीज एक्स्ट्रा है तो उस चीज को एलिमिनेट करना, उसको निकालना, ठीक है, जो किसी भी चीज को अफेक्ट ना करे। अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है, देन उसको एलिमिनेट करना। उससे क्या होगा, कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। अब कॉस्ट रिडक्शन भी जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि जितना आपका कॉस्ट कम होगी उतनी ही आपको प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो मैनेजमेंट को असिस्ट करती है डिसीजन मेकिंग में। जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है कॉस्ट से रिलेटेड वो मैनेजमेंट को दी जाती है, एंड उस हिसाब से मैनेजमेंट जो है वो अपने डिसीजन लेते हैं। ये हो जाएंगे हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव की कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या क्या एडवांटेज होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की है। फर्स्ट तो है ए टू मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट के लिए है, जो भी बिजनेस फर्म का मैनेजमेंट है उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सो इफिशियंसी ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इंप्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जो इफिशियंसी होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको इंप्रूव किया जा सकता है, उसको बेटर किया जा सकता है, ठीक है। वेस्टेज कैन बी अवॉइडेड एंड अननेसेसरी कॉस्ट कैन बी एलिमिनेटेड बाय द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग होगी देन उसमें पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोसेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कौन से नेसेसरी है, कौन से अननेसेसरी है। सो जो अननेसेसरी एक्टिविटीज होंगी उसमें जो कॉस्ट लग रही है उन एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उससे क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगी, ठीक है। सो ये मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। देन नेक्स्ट है ए टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए क्या एट है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो हेल्प देम टू फॉर्म अ बेस अबाउट कंपनीज स्टेबिलिटी एंड प्रैक्टिस विद रिगार्ड्स टू कॉस्ट. A proper decision can be taken by the creditors and lenders about loans credit period to be offered to the organization. अब देखो जब कॉस्ट अकाउंटिंग होगी सो यहाँ पे क्या होगा, जो भी बिजनेस फर्म है उसकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आ जाएगी। सो ये क्रेडिटर्स के लिए हेल्पफुल होगा। ये जो भी क्रेडिटर्स हैं, जो भी लेंडर्स हैं, जो बिजनेस फर्म को क्या करते हैं, क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं। सो उनके लिए जो कंपनी है उसकी स्टेबिलिटी जानना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा कि जो भी बिजनेस फर्म है उसको क्रेडिट दिया जाए तो कितने पीरियड के लिए दिया जाए, या फिर लोन दिया जाए तो वो कितने पीरियड के लिए उसको ऑफर किया जाए। देन नेक्स्ट है एम्प्लॉयज। जो बिजनेस फर्म के एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इफ द कॉस्ट आर रिड्यूस, अगर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी देन द अल्टीमेट बेनिफिट इज रीप्ड बाय एम्प्लॉयज। तो जो बेनिफिट होगा वो किसको होगा, एम्प्लॉयज को होगा। इट इज इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज दैट कॉस्ट अकाउंटिंग इज फॉलोड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट होता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर कॉस्ट रिड्यूस होगी देन इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉयज। सो ये हो जाएंगे हमारी इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग।
अब भाई इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज है, सो किसी भी चीज की दो साइड होती है, एक तो पॉजिटिव साइड एंड एक नेगेटिव साइड। सो यहाँ पर अभी हमने पॉजिटिव साइड देख ली कि इंपॉर्टेंस क्या है, देन हम देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या है, उसकी क्या चीजें खराब है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज, ये तो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव का मतलब कि बहुत ज्यादा इसमें पैसा लगता है। कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे कि भाई कितनी चीज में क्या खर्चा हुआ, सो वो सारी चीजें निकालने के लिए उसमें खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, सो वो हमारे लिए एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग को करने के लिए जो खर्चा होता है वो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, सो उसमें वो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन की यहाँ पर जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि देखो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो अपनी पॉलिसीज के हिसाब से, अपने मेथड्स के हिसाब से वहां पर सारी चीजें शो करेगा। फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो है वो अपनी चीजें शो करेगा। सो वहां पर दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको रिकंसाइल करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी दोनों एक अलग अलग ब्रांचेस है, ठीक है। सो जो अकाउंटेंसी है वो क्या इंडिकेट करती है, सेम चीजों को ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट हो गई, इनएफिशिएंसी हो गई। सो इसमें जो है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो अपने आप डुप्लीकेट हो जाती है, ठीक है। सो उसको यहाँ पर एक लिमिटेशन कह सकते हैं हम। देन नेक्स्ट है इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर वर्क जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। इनएफिशिएंसी का मतलब हम कह सकते हैं कि जो वर्क है वो ज्यादा टाइम में हो रहा है, ठीक है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको लाने से पहले जो भी एम्प्लॉय है, जो भी मैनेजमेंट है, उनको पहले ट्रेन करना पड़ता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, किस तरीके से होगी, ठीक है। सो उसमें भी टाइम लग जाता है। एंड कॉस्ट जो है, कॉस्टिंग जो होती है वो अपने आप कंट्रोल नहीं होती है, उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है। कभी कभी वहां पर एक्सपर्ट नॉलेज की भी जरूरत होती है। सो उसमें यहाँ पर इनएफिशिएंसी हम कह सकते हैं कि एक लिमिटेशन हो जाएगी कॉस्ट अकाउंटिंग की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच क्या डिफरेंस होता है? सो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है कि किस तरीके से हम उनको डिफरेंस कर रहे हैं, किन बेसिस पर डिफरेंस कर रहे हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो हो रही है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस सारी चीजों को लेकर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। एंड कंपनी की, बिजनेस फर्म की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको शो करता है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट टू कंट्रोल इट एंड मेक प्रॉपर डिसीजन। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ये है कि कॉस्ट जितनी भी निकल के आ रही है पहले उसको निकालना, एंड कॉस्ट असरटेन करने के बाद उसको कंट्रोल करना, ताकि जो आगे डिसीजन है उनको प्रॉपर्ली लिया जा सके। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? इट क्लैरिफाइज, रिकॉर्ड एंड एनालाइज द ट्रांजेक्शन इन सब्जेक्टिव मैनर, दैट इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेंस। यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो कौन से नेचर में होती है? सब्जेक्टिव नेचर में होती है, ठीक है। एंड नेचर ऑफ एक्सपेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। It records expenditure in an objective manner, that is according to the purpose for which the costs are incurred। इसमें ऑब्जेक्टिव मैनर में की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट जितनी भी हुई है उसको निकालने का पर्पस होता है कि उसको असरटेन करो, देन उसको कंट्रोल करो। देन नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। रिकॉर्ड जो होता है डेटा, वो किस बेसिस पर रिकॉर्ड होता है? इट रिकॉर्ड्स हिस्टोरिकल डेटा। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड होता है। इट डील्स विद एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर। जो भी फिगर्स और जो भी फैक्ट्स होते हैं वो एक्चुअल होते हैं, मतलब जितना अमाउंट एक्चुअली होता है वही अमाउंट हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखते हैं। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? इट मेक्स यूज बोथ हिस्टोरिकल एंड प्रीडिटरमाइंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो कॉस्ट है उसमें हम क्या कर लेते हैं? एस्टिमेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, पहले से प्री डिटरमाइन कर लिया, या फिर हिस्टोरिकल डेटा भी इसमें ले लेते हैं। इट डील्स विद द पार्शियल फैक्ट एंड पार्शियल एस्टिमेट। इसमें पार्शियल फैक्ट होते हैं और पार्शियल एस्टिमेट होते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर हम कहें कि मशीनरी खरीदी थी एक 1 लाख की, ठीक है। सो यहाँ पर जो अमाउंट है वो 1 लाख आ जाएगा, ये फैक्ट है कि 1 लाख की खरीदी है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है? कॉस्ट अगर मान लो पर यूनिट यहाँ पर नहीं निकाली है, तो कॉस्ट पर यूनिट जो है, अगर टोटल कॉस्ट एस्टिमेट मानी थी कि टोटल कॉस्ट
जो है वो 50,000 रहेगी, ठीक है। 50,000 अगर टोटल कॉस्ट है, देन उसमें अगर 50 यूनिट बने हैं तो उसमें एक यूनिट की कितनी कॉस्ट निकल के आएगी वो डिवाइड करके हम एस्टिमेट कर लेंगे, बट एक्चुअल नहीं है यहाँ पर। बट कुछ चीजें जो है वो फैक्ट भी ली जाती है और कुछ चीजें जो है वो एस्टिमेट भी ली जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंट्स इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिटिक्स। यहाँ पर जो भी बिजनेस फर्म है उसके जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं वो किसके द्वारा चेक किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, गवर्नमेंट या फिर शेयर होल्डर या फिर क्रेडिटर और फाइनेंशियल एनालिसिस। कॉस्ट अकाउंट इज यूज्ड बाय इंटरनल मैनेजमेंट जनरली, हाउएवर देयर मे बी इंस्टेंट व्हेन रेगुलेटरी अथॉरिटी में आल्सो सीक सच इंफॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंट जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा चेक यूज किए जाते हैं, जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है, एंड कभी कभी जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी भी उसको देखती है कुछ इंफॉर्मेशन के लिए। एनालिसिस कैसे होता है, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इट गिव्स अ फाइनल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो फाइनल प्रॉफिट और लॉस देती है, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है प्रोवाइड्स अ डिटेल ब्यूरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, प्रोसेस, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हर प्रोडक्ट का उसमें पर यूनिट जो कॉस्ट निकाल रहा है उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना प्रॉफिट है, वो सारी चीजें इसमें शो होती है। टाइम पीरियड क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट एंड स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड यूजुअली फॉर अ ईयर। फॉर अ ईयर मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंट आपने देखे होंगे कि यूजुअली कब बनते हैं, ईयर एंड पे बनते हैं, ठीक है। जब ईयर एंड होता है तब बनते हैं, अगर 31 मार्च हो रहा है देन 31 मार्च को होगा, वरना 31 दिसंबर को। सो इस तरीके से जब एंड होता है ईयर तब वहां पर फाइनेंशियल अकाउंट बनते हैं। बट कॉस्ट अकाउंट क्या है, कॉस्ट अकाउंट एंड स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज एंड व्हेन द नीड अराइज। जब भी कॉस्ट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जब भी उसकी नीड अराइज होती है तब वहां पर कॉस्ट अकाउंट बना लेते हैं। द नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होती है वो किस तरीके से प्रेजेंट होती है, अ सेट ऑफ फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल अकाउंट्स जो होते हैं उनका पहले से फॉर्मेट सेट होता है कि भाई आपको इस तरीके से बनाना है, यहाँ पर सारी एक्सपेंडिचर्स लगाने, यहाँ पर इनकम्स लगानी, यहाँ पर एसेट लगाने, यहाँ पर लाइबिलिटीज लगानी है। सो वो पूरे फॉर्मेट आपको गिवन होते हैं एंड वो फॉर्मेट गिवन होते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से। सो वही सारी चीजें उसी तरीके से आपको प्रेजेंट करनी होती है जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की होती है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, देयर आर नो सेट formats. The presentation of information may differ from organization to organization, sectors to sector. यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग जो होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, कोई भी फॉर्मेट सेट नहीं होता है, एंड जो भी प्रेजेंटेशन होता है इंफॉर्मेशन का वो चेंज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि जो कंपलसरी हो या जो एक फॉर्मेट बनाया गया हो कि सबको इसी तरीके से करना है। द नेक्स्ट हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किस तरीके से होता है, स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। यहाँ पर जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है उसमें स्टॉक की वैल्यू जो होती है वो कॉस्ट पर लगाई जाती है या फिर मार्केट वैल्यू पर लगाई जाती है। दोनों में से जो कम होगी उस वैल्यू पर स्टॉक को वैल्यू करते हैं। बट स्टॉक कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली। ये सिर्फ कॉस्ट पे होता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग है तो मार्केट वैल्यू से इसमें मतलब ही नहीं है, सिर्फ कॉस्ट की जो वैल्यू होगी वही स्टॉक की लगाई जाएगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस। एंड देन ये गिवन है आपको टाइप्स ऑफ कॉस्ट की, कॉस्ट का किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया हुआ है, कितने टाइप्स की आपकी कॉस्ट होती है, उसको किस तरीके से डिवाइड किया है। पहला बेसिक है आपका बिहेवियर एंड फंक्शन, टाइम, मैनेजमेंट एंड एलिमेंट। सो इसके आपके यहाँ पर गिवन है कि कौन कौन सी कॉस्ट होती है। बिहेवियर में आपकी होती है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एंड फंक्शंस में प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। देन टाइम बेसिस पर है हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। मैनेजमेंट बेसिस पर है मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, संक कॉस्ट एंड कंट्रोलेबल कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट एंड डिफरेंशियल कॉस्ट। सो ये आपकी मैनेजमेंट के लिए है। एंड देन नेक्स्ट है एलिमेंट्स के लिए। सो नेचर वाइज है एंड कॉस्ट सेंटर वाइज है। यहाँ पर सब डिवाइड की गई है कि एलिमेंट्स में दो टाइप आते हैं, नेचर वाइज एंड कॉस्ट सेंटर वाइज। सो नेचर वाइज है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड, एंड कॉस्ट सेंटर वाइज है
प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन टेबल है कि आपकी जो कॉस्ट है उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, किस तरीके से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर बेसिस आपको गिवन है, 4 बेसिस गिवन है। पहले तो बिहेवियर, फंक्शन, टाइम एंड मैनेजमेंट, एंड उसके बाद एलिमेंट जो गिवन है उसमें सब डिविजन किया हुआ है कि नेचर वाइज है एंड कॉस्ट सेंटर वाइज है। ठीक है, सो ये हो गई आपकी कॉस्ट। एंड आज की वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कि क्या होती है कॉस्ट, सबसे पहले डेफिनेशन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट क्या है, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि क्यों की जाती है कॉस्ट अकाउंट, एंड इंपॉर्टेंस और एडवांटेज क्या है, देन लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, एंड लास्टली कॉस्ट क्लासिफिकेशन की कॉस्ट को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कॉस्ट के बारे में, इंट्रोडक्शन की क्या होता है कॉस्ट। आई होप आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कॉस्ट क्या होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।